हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि इस सीरीज में हमने थोड़ा सा संशोधन किया है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू तो पढ़ ही रहे हैं हम, उसके साथ ही इस चैप्टर से जो पिछले साल क्वेश्चन आए हैं वो भी इसी वीडियो में हम लास्ट में देखेंगे, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे पिछले साल और कौन से सेक्टर से या कौन से टॉपिक से आने के चांस रहते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये चैप्टर है समकालीन दक्षिणी एशिया का भाग 2। भाग 1 आपने देख लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका में सियाली और तमिलों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी भाषा और राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन डी पर्यटन। तो सियाली और तमिल लोगों के बीच जो संघर्ष का मुख्य कारण था वो था भाषा और राजनीतिक अधिकार, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी, भाषा और राजनीतिक अधिकार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। श्रीलंका में सियाली और तमिल समुदाय के दो लोग रहते हैं। दोनों ग्रुप्स के बीच मुख्य संघर्ष था और संघर्ष का कारण था भाषा और राजनीतिक अधिकारों में भेदभाव। श्रीलंका में 1956 में एक अधिनियम आया जिसे बोलते हैं सिन्हला ओनली एक्ट, लागू किया गया, जिसमें सियाली भाषा को ही आधिकारिक दर्जा दिया और तमिल भाषा को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसका मतलब था कि श्रीलंका के जो सरकारी कामकाज है उनमें सियाली भाषा को ही वरीयता दी जाएगी। तमिल लोगों के अधिकारों को नज़रअंदाज किया गया। इससे तमिल लोगों को सरकारी नौकरियों, शिक्षा और प्रशासन में नुकसान हुआ क्योंकि उनकी भागीदारी नहीं हो पाई। तमिलों को लगा कि उनके साथ राजनीतिक रूप से भी भेदभाव हो रहा है और उनकी भागीदारी कम की जा रही है। इसी कारण धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया और बाद में यह आंदोलन संघर्ष या सिविल वार के रूप में बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच संघर्ष को सर्वग्रासी संघर्ष माना जाता है? यहां पर सर्वग्रासी संघर्ष का मतलब होता है कि ऐसा संघर्ष जो एक क्षेत्र में होता है लेकिन उसका प्रभाव बाकी के क्षेत्रों में भी पड़ता है। तो ऑप्शन है भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका और मालदीव। तो अब समझ ही गए होंगे आप कि दक्षिणी एशिया की जो प्रमुख शक्ति है भारत है, लेकिन इसके साथ जिस देश के ज़्यादा विवाद है वो है पाकिस्तान। और भारत और पाकिस्तान के जो दोनों के विवाद है उनका प्रभाव भारत और पाकिस्तान के बाकी के और क्षेत्रों में पड़ता है और दक्षिणी एशिया के बाकी और देशों के साथ भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को सर्वग्रासी ऑल कंज्यूमिंग संघर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल सीमित मुद्दों तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक, सैन्य, कूटनीति और सामाजिक सभी स्तरों पर प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण कश्मीर विवाद है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सबसे बड़ा इशू है वो है कश्मीर विवाद। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे दक्षिणी एशिया के अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा दक्षिणी एशिया के किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए भारत और चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान और चीन। ये क्वेश्चन पिछली बार भाषा चेंज करके आया था, शायद 2022 से 23 में आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच
कौन सा सामरिक महत्व का एक मुद्दा है। तो सामरिक महत्व का मतलब होता है कि जो मुद्दा लड़ाई झगड़े से या सैनिक पर्पज के लिए हो। तो यहाँ पर उसको क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल दी गई है कि सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा दक्षिणी एशिया के किन दो देशों के बीच है। तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। तो हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर है क्या और कहाँ पर है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है, जो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। तो काराकोरम पर्वतमाला हिमालयन क्षेत्र की एक पर्वत श्रेणी है और ये भारत के हिस्से में है काराकोरम। इसलिए ग्लेशियर रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा क्षेत्र के पास स्थित है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच यहाँ सैन्य तनातनी और तनाव बना हुआ है। अत्यधिक ठंड, ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों के बावजूद दोनों देशों की सेनाएं यहाँ तैनात रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो ऑप्शन है ए 1947, ऑप्शन बी 1955, सी 1960 और डी 1972। इसका राइट आंसर है कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। यह समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ है। तो क्या बताया कि समझौता वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ है। इसके अनुसार सिंधु नदी प्रणाली की नदियों का जल दोनों देशों के बीच बांटा गया है। तो सिंधु नदी जो प्रणाली है उसमें टोटल 6 नदियां हैं। तो इस समझौते के तहत क्या किया गया कि 3 नदियां भारत प्रभावी मानी गई, अर्थात उन पर भारत को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, और 3 नदियां पाकिस्तान के प्रभाव में मानी गई, अर्थात उन नदियों का पानी पाकिस्तान को ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत बार प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि भारत को किन 3 नदियों से ज़्यादा पानी मिलता है। तो वो उन नदियों को हम पूर्वी नदियाँ बोलते हैं, वो है रावी, व्यास और सतलज। इन नदियों का पानी भारत को ज़्यादा मिलेगा और कम पानी पाकिस्तान को मिलेगा। और पश्चिम की 3 नदियाँ हैं, उनमें है सिंधु, झेलम और चिनाब। इन 3 नदियों से पाकिस्तान को ज़्यादा पानी मिलेगा और भारत को कम पानी मिलेगा। यह समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्रिक विवाद किन देशों के मध्य स्थित है। तो 2 देशों के बीच एक सीमा क्षेत्र है सर क्रिक। ये किन देशों के बीच विवाद का मुद्दा है। ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। तो सर क्रिक का विवाद भी किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो आइए देखते हैं हम कि सर क्रिक है क्या, कहाँ पर है। तो सर क्रिक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच एक स्थित ज्वारीय क्रिक या खाड़ी की सीमा को लेकर है। तो एक खाड़ी है जहाँ पर जब समुद्र में ज्वार आता है तो उसकी वजह से पानी भर जाता है, और जब ज्वार आता है तो इसकी सीमा फिक्स नहीं हो पाती है कि कौन सा हिस्सा भारत का और कौन सा पाकिस्तान का। इसी वजह से यहाँ पर विवाद है। मुख्य समस्या यह है कि सीमा क्रिक के मध्य मिड चैनल से मानी जाए या पूर्वी किनारे से। इसी वजह से विवाद का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में भारत ने किस देश के साथ समझौता करके एनक्लेव संबंधी विवाद को समाप्त कर लिया। तो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसके साथ बहुत पहले से एनक्लेव विवाद चला आ रहा है। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ हमने उस विवाद को 2015 में एक समझौता करके खत्म कर लिया। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी
बांग्लादेश और ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो देखते हैं हम ये एन्क्लेव होता क्या है और क्या डिटेल है इसकी। तो पहले बता दूं मैं एन्क्लेव होता क्या है कि भारत और बांग्लादेश जब 1947 में विभाजित हुए थे, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कुछ एक क्षेत्र था जो बांग्लादेश की भूमि के अंदर कुछ थोड़ा बहुत क्षेत्र था वो जिस पर भारत का अधिकार था, और भारत की भूमि में कुछ ऐसा क्षेत्र था जो फिजिकली रूप से तो भारत में था वो, लेकिन अधिकार या नियंत्रण किसका था? बांग्लादेश का था। तो दोनों ही तरफ उनको हम एन्क्लेव बोलते थे। अब उनकी समस्या ये रहती थी कि वो फिजिकली रूप से तो भारत में, लेकिन राजनीतिक रूप से या प्रशासनिक रूप से वो बांग्लादेश में। तो इन जनता को बहुत परेशानी होती थी। ऐसा ही भारत का फिजिकली रूप से तो वो क्षेत्र बांग्लादेश में था, लेकिन राजनीतिक रूप से वो प्रशासनिक रूप से कंट्रोल भारत का था। तो इन समस्याओं को 2015 में भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते के माध्यम से समाप्त कर दिया, जिस समझौते को कहते हैं लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इस समझौते को लागू किया और दोनों देशों ने अपने अपने एन्क्लेव या छोटे छोटे गिरे हुए क्षेत्रों का आदान प्रदान किया, जिससे दशकों पुरानी सीमा विवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। यदि आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि एन्क्लेव क्या है, तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं कि एन्क्लेव क्या है। और फिर भी यदि कुछ कन्फ्यूजन रहता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डिटेल में बता दूंगा। लेकिन बार बार एक क्वेश्चन आता है कि एन्क्लेव का विवाद भारत के साथ कौन से देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में साफ्टा की फुल फॉर्म बोले तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ये समझौता कब हुआ था? तो बहुत बार क्वेश्चन में आप आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें देखेंगे कि सीधा ईयर भी पूछी गई है। तो साफ्टा कब लागू हुआ? 2004, 2006, 2008 और 2010। तो ये लागू हुआ 2006 में। साफ्टा समझौता सार्क देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए किया गया था। यह समझौता 2004 में हस्ताक्षरित हुए, साइन हुआ, लेकिन 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच व्यापारिक शुल्क, जिसको हम टैरिफ भी बोलते हैं, कम करना और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाला है कि आपने सुना होगा कि रोहिंग्या लोग भारत में रह रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहिंग्या लोगों का विवाद मुख्यतः किन देशों से संबंधित? रोहिंग्या यहाँ पर भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, पर ओरिजिनली ये जो विवाद है रोहिंग्या लोगों को लेकर वो भारत के साथ नहीं है। तो किन 2 देशों के साथ ये विवाद है? भारत पाकिस्तान, म्यांमार बांग्लादेश, नेपाल भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो इसका राइट आंसर है म्यांमार बांग्लादेश। तो देखते हैं कि डिटेल क्या है कि रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय मुख्यतः म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहता था। जो रोहिंग्या है वो मुस्लिम समुदाय है और म्यांमार का एक प्रांत है, राज्य रखाइन, वहाँ पर रहता है। म्यांमार के द्वारा वहाँ उत्पीड़न और हिंसा के कारण बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग भागकर बांग्लादेश में शरण लेने लगे और वो बांग्लादेश से कभी कभी भारत भी आ जाते हैं। तो मुख्यतः विवाद है म्यांमार और बांग्लादेश के बीच। तो अब हम देखते हैं जो पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। बांग्लादेश और भारत की सरकारों के बीच मुख्य मुद्दा कौन सा था? तो भारत और बांग्लादेश के विवाद बीच कौन कौन से विवाद थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी नदी जल विवाद, ऑप्शन सी आर्थिक संबंध और ऑप्शन डी घुसपैठ। मैंने
पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत बार ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन हमें उनमें से सबसे बढ़िया ऑप्शन या सबसे मोस्ट ऑप्शन कौन है वो देखना होता है। इसका राइट आंसर रहेगा नदी जल विवाद। ऐसा नहीं है कि घुसपैठ संबंधी कोई विवाद नहीं है या आर्थिक संबंधी भी है, घुसपैठ भी है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो नदी जल विवाद है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा या मुख्य विवाद नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है, जैसे गंगा और तीस्ता नदी। इसे रिवर वाटर डिस्प्यूट भी कहा जाता है। अन्य विकल्प आतंकवाद, आर्थिक संबंध, घुसपैठ भी मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख और स्थायी विवाद जल बंटवारा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में भारतीय सेना, जिसे हम शॉर्ट में IPKF भी बोलते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो भारतीय सेना श्रीलंका से अपने उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना ही वापस लौट आई थी। क्यों लौट आई थी उसके कारण देखने ये CUT में आया है 2022 में। भारत ने श्रीलंका के साथ एक समझौता किया। भारतीय सेना का लिट्टे से संघर्ष हो गया। भारतीय सरकार श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच संबंध सुधारना चाहती थी। ऑप्शन डी, भारतीय सेना को श्रीलंकाई लोग पसंद नहीं करते थे। ई, श्रीलंकाई तमिलों ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना था। ये ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। इसमें से हम देखेंगे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है। तो 5 स्टेटमेंट में से आप चेक करो कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो विकल्प है अब है ऑप्शन ए में बी, डी और ए ऑप्शन सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन बी में है ए, बी, ए, सी और डी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी में है ए, बी और ई स्टेटमेंट सही है। और ऑप्शन डी में है बी, डी और ई स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं दोबारा कि इसमें से जो पूछा गया है कि वापस क्यों लौट आई, वो कारण ढूंढना है हमें। तो यहां पर भारत ने जो श्रीलंका में शांति सेना भेजी है वो एक समझौते के तहत भेजी थी। तो ए ऑप्शन या सॉरी ए स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि ये भेजने का कारण था, इसको वापस आने का कारण नहीं था। दूसरा सी, भारतीय सरकार श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच संबंध सुधारना चाहती थी, ये भी भेजने का कारण था, वापस लौटने का कारण नहीं था। तो अब ऑप्शन बचते हैं यहाँ स्टेटमेंट बी, डी और ई, ये तीनों सही है, बी, डी और ई। तो राइट ऑप्शन होगा आपका डी। व्याख्या देख लीजिए कि भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया था तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा गया था। तो ये भेजने के कारण थे 2, ना कि वापस बुलाने के। आखिर में भारतीय सेना लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई। भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। श्रीलंका जनता ने समझा कि भारत श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। तो 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT 2022 में यह आया कि भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका कब भेजा गया था। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी या ऑप्शन 3 1988, ऑप्शन 4 1989। तो पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि वापस आई थी 1989 में, तो भेजा कब था 1987 में। तो भारत ने इंडो श्रीलंका अकॉर्ड के तहत 1987 में IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा था। इसका उद्देश्य वहां के गृह युद्ध या सरकार और लिट्टे के बीच
शांति समझौता करवाना था ताकि श्रीलंका में हमेशा के लिए शांति बनी रहे, लेकिन भारत इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और 1989 में भारतीय सेना को वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT 2025 में यह है, भारत का पाकिस्तान के साथ संघर्ष रणनीतिक मुद्दों पर है, जैसे अफगानिस्तान से प्राकृतिक गैस का आयात, दक्षिणी एशिया में गैर क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग और सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण। तो रणनीतिक मुद्दे मतलब जहां पर सेना के पर्पज से कोई इशू हो, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सेना से संबंधित या अपनी सुरक्षा को मजबूत करने से संबंधित कोई इशू है तो वो क्या है, पाकिस्तान से प्राकृतिक गैस का कोई संबंध नहीं है इससे, दक्षिणी एशिया में गैर क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, इसका कोई संबंध नहीं है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग से रणनीतिक मुद्दा नहीं है, तो आंसर बचा सियाचिन ग्लेशियर का नियंत्रण। सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है, अर्थात सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन CUT एग्जाम 2025 में आया, भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? जुलाई 1966, जुलाई 1972, जुलाई 1976 और जुलाई 1987। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के बाद जो युद्ध हुए हैं, चाहे वो 65 हो, 72 का हो, 99 का हो, उनके बाद कोई न कोई समझौता हुआ है। तो जो किसी समझौते को, जैसे 1965 के युद्ध के बाद के समझौता जो 66 में हुआ था उसे हम ताशकंद समझौता बोलते हैं, 1971 के बाद जो समझौता हुआ था उसे शिमला समझौता बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से समझौते हुए हैं और कौन से साल में हुए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो शिमला समझौता जुलाई 1972 में हुआ है। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हुआ था। यह समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बाद शांति स्थापित करने के लिए किया गया था। इसमें दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और युद्ध विराम रेखा LOC का सम्मान करने का वादा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT एग्जाम 2025 में आया, भारत और बांग्लादेश ने गंगा जल के बंटवारे के लिए फरक्का संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? 1985, 1988, 1991 और 1996। तो भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है और यहाँ पर एक फरक्का बैराज है, जहाँ बैराज का मतलब होता है जहाँ से नदी के पानी को कंट्रोल किया जाता है। तो फरक्का समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। कब हुआ है ये? 1996 में। तो फरक्का संधि भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुई थी। इस संधि का उद्देश्य फरक्का बैराज के पास गंगा नदी के जल का न्यायपूर्ण बंटवारा करना था, ताकि दोनों देशों को जल संसाधनों का उचित उपयोग मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT एग्जाम 2024 में आया है कि कौन सा देश ने वर्ष 2007 में सार्क में शामिल हुआ था? तो ऐसा कौन सा देश है जो वर्ष 2007 में सार्क में शामिल हुआ था? सार्क दक्षिणी एशिया का एक क्षेत्रीय संगठन है। तो इसमें 2007 में कौन सा सदस्य शामिल हुआ? भूटान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। शुरुआत में इसके जो सदस्य देश थे वो 7 थे। उन 7 में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव।
वर्ष 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का 8वां सदस्य बना था और अभी तक सार्क के 8 ही सदस्य है। तो ये था आपका समकालीन दक्षिणी एशिया का भाग 2। यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई टॉपिक अब भी आपको कंफ्यूजन कर रहा है या लग रहा है कि यह महत्वपूर्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्रयास किया जाएगा कि उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज किया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।